हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से आप सबके अभ्यास की श्रृंखला में एक नई शुरुआत। मैं नई शुरुआत इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर आज मैं एक नए प्रकार के क्वेश्चन के साथ उपस्थित हुआ हूं जो आपके एग्जामिनेशंस में आमतौर पर देखा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन की। और यहां पर मैं कोई भी नॉर्मल जो परंपरागत पैटर्न है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वो लेकर के मैं उपस्थित नहीं हुआ हूं। परंपरागत सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके एक हिस्से को बोल्ड कर दिया जाता है और 4 ऑप्शन में उसके रिप्लेसमेंट के लिए कुछ फ्रेजेस दिए जाते हैं, वही वाक्यांश सुधार कर लिखा होता है और जो 5वां ऑप्शन होता है वो होता है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यहां पर कुछ इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चन लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, लेकिन इसमें पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है और ये आपके पीओ के पीटी में भी देखा जाता है, मेन एग्जामिनेशन में भी देखा जाता है। उस लिहाजन ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे विद्यार्थी जो इस बार शामिल हो रहे हैं एग्जामिनेशन में उनके लिए ये महत्वपूर्ण तो है ही, साथ में जो इस कंपटीशन के रास्ते पर चल चुके हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो यह सेशन कहीं से भी आपके लिए हानिकारक नहीं है। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रह सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आखिरकार सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये नया पैटर्न है क्या और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेशन में लाए गए क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। पहले क्वेश्चन पर हम थोड़ा समय लेंगे, आपको बताएंगे कि आखिरकार इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या संभावना है जहां पर आप अगर इस तरह के सवाल से रूबरू नहीं हुए हैं, आपने अभ्यास नहीं किया है या अटक गए हैं और आपके पास समय है तो कैसे बनाया जाए। वैसे सबसे बेहतर तरीका तो है कि आप इंग्लिश के लेवल को बढ़ाइए, अभ्यास कीजिए और पूरी तरह से तैयार होकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, वहां प्रयोग करने का बिल्कुल समय नहीं होता है। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। आपको पता है कि हर एक सेशन की तरह यहां पर भी एक इंस्पिरेशन का डोज, जहां एक कोटेशन है आपके सामने और यह है स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया लाइन। कह रहा है, उन्होंने कहा है कि टेक रिस्क इन योर लाइफ। क्या है कि अपने लाइफ में आप रिस्क लीजिए। इफ यू विन यू कैन लीड। अगर आप जीत जाते हैं तो आप लीड कर सकते हैं। और अगला क्या है, इफ यू लूज यू कैन गाइड। और अगर आप हार जाते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। मतलब है कि दोनों तरफ से आपको फायदा ही फायदा है और अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत परेशानी है जब आप कोशिश नहीं करेंगे। हम हमेशा जो है अक्सर कई सारे लोगों के मुंह से और आप अपने स्टूडेंट ग्रुप में भी, फ्रेंड्स ग्रुप में भी ये सुनते होंगे कि अगर आप उनको किसी को कुछ कहिए तो वो सीधा सीधा, जैसे कुछ आपने प्रपोजल रखा सामने तो कुछ कहते हैं हाँ चल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसे होंगे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। ऐसे लोगों से बचिए, वो खामखा खुद भी नहीं करेंगे और आपको भी इस तरीके से डिमोटिवेट कर देंगे, इतनी परेशानियां और खामियां गिना देंगे कि कहीं ना कहीं आपका भी जो है मनोबल और जो दृढ़ निश्चय है वो हिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचिए। इन महान लोगों की बात को काटने की कोई भी वजह यहां पर नहीं बनती है। उन्होंने कहा कि टेक रिस्क इन योर लाइफ। आप रिस्क लीजिए। अगर आप जीत गए तो वाहवाही है, यू कैन लीड, बिल्कुल। और अगर आप नहीं जीतते हैं, हार जाते हैं, तो आप गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, मैं एक जगह सुन रहा था, उन्होंने कहा कि किसी के ठोकर से सीखना भी जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप उससे सीखते हैं, आप अगर खुद ठोकर खा खा कर सीखेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसीलिए एक गाइड के लिए जरूरी होता है कि वो हारा हुआ व्यक्ति हो, जिसने अनुभवें बटोरी हो कि ऐसा करने से आपको परेशानी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क ये सोच कर लीजिए कि भाई दोनों तरफ से
चाहे जीत हो या हार हो, घाटा आपका बिल्कुल नहीं है, दोनों तरफ से आप फायदे में ही हैं। इस चीज से के बदले में कि आप चुपचाप बैठे रहें, कुछ ना करें, लाइफ जैसे तैसे जी रहे हैं, उसके एवज में अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो दोनों कंडीशन में आपको फायदा ही फायदा है। चलिए, बारी है यहां पर सवाल की। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इस सवाल को बनाने से पहले, और हम आपके लिए जो समय की व्यवस्था करें, एक बार हमको इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हम आपको 30 सेकंड का समय यहां पर देंगे, जैसा चलता आया है वैसा ही आपके लिए ये चलेगा। जी हां, आपको समय यहां पर इसके साथ बनाइए। अगर आप इतने समय में नहीं बना पाते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आपको और पढ़ना है, और मेहनत करनी है, और कमांड करना है। तो सबसे पहले हम इस सेशन को शुरू करें। यहां पर पहला सवाल इसके लिए हम रखें, इससे पहले हम इसकी हाईलाइट को देखेंगे। और इसमें जो डायरेक्शन है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कई सारे टेस्ट में, जब मैं टेस्ट लिया हूं मैं बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चे वो ऐसे ऐसे ऑब्लिक वाले को एरर मान करके चुन करके निकल जाते हैं। आपको पहले सवाल का डायरेक्शन जरूर पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा है कि each of the following question consists of a sentence which is divided into 3 parts which contain grammatical error in one or more than one part of the sentence। क्या है कि एक में है one और more than one, मतलब है कि 3 हिस्से में, देखिए एक हिस्सा यहां पर है, ये पहला, ये दूसरा, और इससे पहले ये तीसरा। तो मतलब ये है कि हमारा ऐसे मान लीजिए कि ये पहला, ये दूसरा और ये वाला तीसरा, तो 3 हिस्से में बटा हुआ है। इसमें एक से ज्यादा पार्ट में गलती है। कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस दोज पार्ट्स फ्रॉम द 3 ऑप्शंस गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। 3 ऑप्शन, 1, 2 और 3, ये सी के लिए 3 तक 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए चुनिए। फिर क्या कह रहा है कि इफ देयर इज एन एरर इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड नन ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव इज करेक्ट टू रिप्लेस दैट पार्ट देन चूज 4। मतलब इसमें से जो ऑल्टरनेट है वो यहां पर, इसमें से कोई भी अगर नहीं कर पाएगा तो उसके लिए हम ये डी नंबर का ऑप्शन चुनेंगे, ठीक है, नन ऑफ 1, 2 एंड 3। और फिर क्या कह रहा है कि इफ द गिवन सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट और डज नॉट रिक्वायर्ड एनी करेक्शन, चूज 5, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अगर कोई भी गलती नहीं है तो आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड चुनना है, ठीक है। चलिए, यहां पर आपके हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। देखते हैं इस पहले सवाल में क्या कहता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबने सही सॉल्व किया होगा। चलिए देखा जाए। जो यहां पर पहला सवाल है उसमें कह रहा है, इन जनवरी अ क्लच ऑफ डोमेस्टिक फंड हाउसेस which had extended loans to the SL Group's promoters against pledged shares had agreed to a standstill on invoking those pledges and given the cash-strapped promoters time until September to meet their repayments। अब देखिए, इन जनवरी a clutch of domestic fund houses which had extended loans to the SL Group's promoters against pledged shares, यहां पर इसमें कोई भी गड़बड़ी पहले हिस्से में नहीं लग रहा है। had agreed to a standstill on invoking those pledges and given the cash-strapped promoters time until September to meet their repayments। यहां पर मुझे ना ए में कोई गड़बड़ी लग रहा है। अब यहां पर देखिए क्या किया है कि अगर हम इसको देखते हैं 2 नंबर को, इसमें ये हैव लगाया है, तो वहां पर मेरा कहानी जो है नॉर्मली इन जनवरी की बात की जा रही है। इन जनवरी अ क्लच ऑफ डोमेस्टिक फंड्स हाउसेस व्हिच हैड एक्सटेंडेड लोन्स टू द एसएल ग्रुप प्रमोटर्स अगेंस्ट pledged shares had agreed to a standstill on invoking those pledges and given the cash-strapped promoters time until September to meet their repayments। अब देखिए, यहां पर आपको इस 3 ऑप्शन के दायरे से बाहर नहीं जाना है। यहां जो पहला, दूसरा और तीसरा, इसी को देखते हुए वहां पर इंप्रूव करना है। अगर इस तीनों से बेहतर सेंटेंस वहां लिखा हुआ है जो ग्रामेटिकली सही है और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग भी सही दे रहा है,
तो मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसीलिए यहां पर इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर ई, मतलब है इसका जो आंसर है वो है ई। क्या है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है, जो ऑप्शन नीचे है उसमें हमें दिख रहा है, देखिए यहां पर भी बाय लगाया हुआ है, जबकि यहां अनटिल सही दिख रहा है। In January, a clutch of domestic fund houses which had extended loans to the SL Group promoters against pledged shares had agreed to a standstill on invoking। अब देखिए इसके बाद भी यहां पर preposition के बाद V1 plus ing those pledges and given the cash strapped promoters time until September to meet their repayments। और यहां पर देखिए ऑप्शन के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई भी गड़बड़ी है, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ी सी परेशानी होगी, इस तरह का सवाल जब पूछेगा थोड़ी सी परेशानी होगी। आपको बैंकिंग नॉर्म्स के बारे में पता नहीं है, आप उस ग्रुप के शब्द के साथ फैमिलियर नहीं है, तो आपको पढ़ने में ही उलझन महसूस होगी, लगेगा कि ये क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बैंकिंग एंड फाइनेंस के टर्म्स को और उसकी बातों को समझिए, और इसके लिए आपको जो है इकोनॉमिक सेक्शन में बैंकिंग एंड फाइनेंस को बेहतर करना पड़ेगा। तो आप उसको किसी सोर्स से या जहां आप पढ़ रहे हैं वहां से उसको बटोरिए, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, क्योंकि अगर कहीं पर भी इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा ना तो आपको इंग्लिश में थोड़ी असहजता हो जाएगी। यहां इंग्लिश समस्या नहीं है, यहां कहीं ना कहीं जो वो टर्मिनोलॉजी है वो आपको परेशान कर रहा है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आज के दौर में अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपने आप को क्वालिफाई करवाना है, आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस की जानकारी बहुत ही अनिवार्य है। आपको वो पेपर में आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश में ये सारी चीजें आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखिए ये भी बड़ा अच्छा है, और फिर से वही बैंकिंग एंड फाइनेंस कह रहा है, आफ्टर द फोरमोस्ट लिस्ट ऑफ 12 लार्ज डिफॉल्टर्स सेंट टू द बैंक इन जून 2017 अगेंस्ट whom immediate bankruptcy proceedings were to be invoked, the RBI sent the list of troubled companies in late August। है ना? अब यहां पर देखिए कि फिर से अगर आप देखेंगे तो फिर से वही बैंकिंग एंड फाइनेंस, after the foremost list of 12 large defaulters sent to the bank in June 2017 against whom, बिल्कुल यहां पर डिफॉल्टर्स की बात की गई है, तो यह चीज ध्यान रखना है कि भैया यहां ये सही है। अब देखिए कि इसमें जो ये लगाया नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है? यहां देखिए गड़बड़ है उस तरीके से, तो फिर मुझे बदलाव लगेगा नहीं, बी नंबर का बदलाव होना नहीं है, तो जब बी नंबर का बदलाव होना नहीं है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है? अब उसके बाद देखिए, द आरबीआई सेंट द सेकेंड लिस्ट ऑफ ट्रबल्ड कंपनीज, है ना, ट्रबल्ड कंपनीज इन लेट, अब यहां लास्ट लगा दिया है। देखिए यहां पर भी ये अनावश्यक चेंज है, जो यहां दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है? यहां पर भी फर्स्ट करने की आदत फोरमोस्ट है, तो ठीक है, आफ्टर द foremost list of 12 large defaulters sent to the bank in June 2017 against whom immediate bankruptcy proceedings were to be invoked, the RBI sent the second list of troubled companies in late August। बिल्कुल यहां पर भी सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और इसकी जरूरत नहीं है। देखिए मैं हमेशा से यह कहूंगा कि आपको दायरे से बाहर जाकर सोचना नहीं है, आपको बस इतना देखना है कि इसका सेक्शन 1, इसका सेक्शन 1 कौन सा बेहतर है। अगर वो पहले से दिया हुआ है और वो ठीक है तो मुझे उसके लिए रिप्लेसमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब है कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रामेटिकली सही होने के लिए और सेंस देने के लिए, देखते हैं मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, वो देने के लिए वहां पर जो है ना, अगर वो सही है जो पहले से लिखा हुआ है, तो मुझे रिप्लेसमेंट लगाने की जरूरत यहां पर बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए फिर से इस सेंटेंस का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, और आंसर है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। आपको ये समझना होगा, दो बैक टू बैक आ गया, ऐसा हड़बड़ा गए होंगे, हड़बड़ाना नहीं है। हम बदलाव वाले सेंटेंस भी, अब क्वेश्चन संजोग है, ऐसा सेट हो गया आ गया, और इसीलिए मैंने सिर्फ इस
सेट में 5 ही क्वेश्चन रखे हैं और मैं अब जो भी सेट लेकर के आऊंगा 5 ही रखूंगा ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो, थोड़ा 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 करके आप सीखो। मैं कोशिश करूंगा आगे कि वीडियोस की संख्या बढ़ा दूं, एक दिन में 2 प्रैक्टिस करा दूं। 10 रखने पर क्या होता है ना, 5 बनाने के बाद 2 आप हेवी हेवी फील करते हैं, आप जो है आपको बोरियत महसूस होने लगती है, और विशेष करके जब ऐसे बैंकिंग के नॉर्म्स आने लगते हैं ना, तब थोड़ी परेशानी होती है। मैं समझता हूं बच्चों को कहां दिक्कत होती है। मैं बच्चे बस इतना ही सलाह दूंगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और जो भी इतना ये बैंक्रप्सी के जितने भी नॉर्म्स है जो इसके लिए रजिस्टर्ड एंड ऑथोरिटीज है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम करती है, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। और इस पॉइंट पर आप अगर कमजोर पड़ जाते हो और इंग्लिश में अंक गंवा देते हो तो ये अच्छा नहीं है, आप बिल्कुल उसको सुधारो। आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन देनी है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो आरसी है, जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, वो भी कभी कभी अगर इस क्षेत्र से पूछ देता है ना, तो बच्चे को वो अरेंज करने में परेशानी होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि ये जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला जो सर पूछ देता है ना, तो फंस जाते हैं। तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसमें लग जाइए, पढ़िए। उससे भागता रहना ही सॉल्यूशन नहीं है। आप भाग करके उसको कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए और बड़ी परेशानी बन जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप पढ़िए, वो जानकारी बटोरिए, धीरे धीरे ये भी आसान लगने लगेगा। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, अब इसको पढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है एन एनालिस्ट एट अ डोमेस्टिक ब्रोकरेज बिलीविंग इट विल बी इजियर for competitors to acquire planes, empty slots and bilaterals and offered। यहां पर देखिए, सबसे पहले जब ये लिखा हुआ है टू अक्वायर, ठीक है, क्या है टू अक्वायर, तो यहां होना चाहिए टू ऑफर, एंड के बाद है तो टू नहीं लगेगा, तो यहां पे क्या ऑफर्ड नहीं होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। ठीक है, हम पहले ही सुधार कर लेते हैं। कहता है एन एनालिस्ट एट अ डोमेस्टिक ब्रोकरेज बिलीविंग इट विल बी इजियर for competitors to acquire planes, empty slots, and bilaterals, and offer the services rather than get into। यहां getting नहीं get, है ना। यहां पर आपको पता होगा कि rather than के बाद नॉर्मल get, V1 का यूज करते हैं, get into legacy problems। अब यहां पर मेरे पास 2 सुधार दिख रहा है कि मुझे यहां पर ऑफर लगाना है, गेटिंग की जगह पर गेट लगाना है, 1 नंबर ऑप्शन में सुधार नहीं करना है। तो मेरा गड़बड़ी कहां कहां हो रहा है, 2 और 3 ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, यहीं पर सावधानी बरतनी है, 2 और 3 कहीं पर नहीं है। तो अब क्या होगा, 1 नंबर में हम इसको देखते हैं, ये क्या किया है, उड कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए यहां पर ऑफरिंग्स कर दिया है, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहां पर गॉट कर दिया है, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब है कि इस तीनों में से कोई भी इसका सही रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे जरूरत क्या थी, मुझे जरूरत थी यहां पर ऑफर्ड को ऑफर करने की और गेटिंग को गेट करने की। मेरा ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाता है। एन एनालिस्ट एट अ डोमेस्टिक ब्रोकरेज बिलीविंग इट विल बी इजियर फॉर कॉम्पिटिटर्स टू अक्वायर planes, empty slots, and bilaterals, and offer the services rather than get into legacy problems। तो यहां पर सिंपल सा है कि हमें जो सुधार करने के लिए ऑप्शन में चाहिए था वो यहां है नहीं, तीनों असक्षम है, और इसीलिए नन ऑफ 1, 2 and 3, और इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। देखिए इस तरह में आपको सचेत रह करके बनाना है, यह देखना है कि हमें इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ऑप्शन कौन सा। पहले मुझे दिखा कि भैया दूसरे और तीसरे में सुधार करना है, तो दूसरे और तीसरे में तो सुधार के लिए ऑप्शन ही नहीं है, और 1 नंबर में भी उसने गलती पहले से कर रखा है, तो नन ऑफ 1, 2 and 3 ये मेरा आंसर हो गया। चलिए सेशन का अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, समय समाप्त हो चुका है। ये बड़ा ही आसान है। कह रहा है स्टॉक्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंटिन्यू, ठीक है, टू रिमेन वोलेटाइल थैंकिंग टू द वोलेटिलिटी। यहां पर जो है थैंक्स टू द, है ना, थैंक्स ये होना चाहिए। इन द अंडरलाइंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आफ्टर यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान। तो मुझे सिर्फ 2 नंबर में सुधार दिख रहा है, 1 नंबर की जरूरत है नहीं, 3 नंबर की जरूरत है नहीं, और यहां देखिए थैंक्स दिख रहा है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सिंपल है, स्टॉक्स ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कंटिन्यू टू रिमेन वोलेटाइल थैंक्स टू द वोलेटिलिटी इन द अंडरलाइंग क्रूड ऑयल प्राइसेस आफ्टर यूएस सैंक्शन ऑन ईरान। देखिए, कभी कभी आप इसको यहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पिछले सवाल की बात करेंगे तो इसमें आप यहां से करेंगे तो आप मिसलीड हो सकते हैं। आपको ये जो ऑप्शन है वो मिसगाइड कर सकता है, समझदारी में गड़बड़ी हो सकती है। तो पहले आप सेंटेंस को पढ़िए, और देखिए असहजता है, मुझे पता है कि जब भी बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले टर्म्स आएंगे, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, आप इस बात को समझिए कि अगर आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टोरी बेस्ड अगर कोई आ जाता है पैराग्राफ, आप आसानी से उसको सॉल्व करने की हिम्मत जुटा लेते हो। लेकिन जैसे ही बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला कुछ आ जाता है, या सरकार के जो है बजट सेशन से कुछ आ जाता है जहां पर कि वो आपके समझ के दायरे से बाहर हो जाता है, तो आपको घुटन सी महसूस होती है, लगता है पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके समझ के दायरे से उस ग्रुप के वर्ड्स भी बाहर है, वो टॉपिक भी बाहर है, तो वैसी परिस्थिति में आपको परेशानी होती है, ये वाजिब है। तो इससे भागना सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको करेंगे तो कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए ऑयल मार्केट वाला है, करंट अफेयर्स के लिए भी आपको जो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कहा जाता है वो इन्हीं चीजों के लिए कहा जाता है। न्यूज़पेपर को पढ़िए, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स पेज पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए, सारे सेक्शंस को कोशिश कीजिए कवर करने की। आपको अब जो है ना वो ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आपको सिर्फ इंग्लिश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको ये सुधार करने के लिए दे दिया तो कोई भाई ग्रामर के टर्म्स एंड जो ऑप्शंस होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, वो आपको लगाने हैं। पहले आप समझोगे तब तो कह क्या रहा है, तो मुद्दा तो पहले समझना पड़ेगा। वो बैंकिंग एंड फाइनेंस अगर आपका कमजोर है, इकोनॉमिक सेक्शन आपका कमजोर है, थोड़ा सुधार लीजिए, क्योंकि ये मुलाकात तो आपको होगी ही होगी। अगर क्लर्क के पीटी में ना हुई तो मेन में होगी, कहीं ना कहीं होना तय है। चलिए, सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, और इसमें एक छोटा सा ग्रामेटिकल नॉर्म्स वाला गड़बड़ है। कह रहा है द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन आर सो ओवरवेलमिंगली एडवांटेजेस इफ नॉट आल्सो इनएविटेबल दैट दोज हु बिकम लेगार्ड्स इन अडैप्टिंग टू द न्यू रियलिटी आर द वन दैट विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ऊपर से पहला जो है द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटाइजेशन आर सो overwhelmingly advantageous, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। if not also inevitable that those who become laggards in adapting to the new reality, ये भी ठीक है। अब देखिए कि आगे जो लगा हुआ है ये one, इसको करना पड़ेगा once, ठीक है, प्लूरल के लिए हम इसको लगाते हैं। जैसे कि अगर 2 सेंटेंसेस है और वहां पर है हमको रिपीट नहीं करना है नाउन को, क्या कहते हैं, दिस इज रेड कार आई लाइक ब्लू वन, दीज आर रेड कार्स आई लाइक ब्लू वंस। तो इसीलिए यहां पर जो है प्लूरल की चर्चा है। देखिए यहां पर दोज है, तो उस हिसाब से भी यहां पर देखेंगे तो हमको वंस लगाना पड़ेगा, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, और देखिए यहां पर वंस है, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन होगा ओनली सी, और इसीलिए इसका जो आंसर है वो है सिर्फ सी। ठीक है, देखिए यहां पर आज का ये सेशन मैं 5 क्वेश्चन ही लेकर के आया, और मैं ये चाहता था कि आप इस तरह के क्वेश्चन से रूबरू हो जाएं, और अगले दिन से अगर ऐसा रहा तो हम आपके लिए 10 क्वेश्चन का सेट इस पर लेकर के आएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं 5 क्वेश्चन का सेट लेके आया कि मुझे लगा शायद लंबा खिंच जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। आप मुझे ये लिख करके बताना कि क्या 10 क्वेश्चन का सेट लाऊं या 5 ही सही है। ऐसे एक सेशन ऑलरेडी रेडी है, इसके बाद वाला भी, तो वो भी मैं 5 क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। इसके बाद देखेंगे अगर ऐसा हुआ
तो ये इंप्रूवमेंट वाला सेशन और जो एरर वाला है वो हम 10-10 क्वेश्चन का लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। देखिए यहां पर क्या होता है ना कि एरर वाले सेशन में भी मैंने 5 क्वेश्चन को शामिल किया है। पहले मॉक टेस्ट में 10 रख रहा था, मैं 5 इसलिए हटाया क्योंकि वहां पर जो है ना वो करेक्ट सेंटेंस ढूंढने के लिए कहता है, तो हर जगह पे जो गलती होगी मुझे उसको पर्सनली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वीडियो लंबा होगा। तो इसीलिए मैंने 5-5 क्वेश्चन के 2-3 सेट रेडी किए हैं, उसको कराएंगे। उसके बाद आप मुझे बताओ कि क्या 10 क्वेश्चन के सेट और 5 ही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, 10 क्वेश्चन के सेट अगर आपकी मर्जी होगी तो बिल्कुल हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नया पोर्शन आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं किया होगा, आपको मजा आया होगा बना करके, और आप मुद्दे को समझ पाए होंगे कि आखिरकार इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, लेकिन तब तक आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें और जीत और मेहनत जारी रखिए। जीत आपकी ही होगी। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।